श्री सत्य साई लोक सेवा गुरुकुलम ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पहले पाठ में पढ़ाया था जिसका नाम था हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, जिसमें कुछ चिन्ह थे जो हमारे राष्ट्र को प्रतीक हैं, जो हमें बताते हैं कि हमारे राष्ट्र के ही हैं, जिससे पता चलता है ये हमारा देश है और हमारे देश के कुछ चिन्ह हैं। जैसे कि छोटा सा क्या क्या पढ़ा था हमने, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, और क्या पढ़ा था, राष्ट्रीय प्राणी, राष्ट्रीय पक्षी। इसी तरह जो हमने राष्ट्रीय चिन्ह पढ़े थे उसी पाठ से अब हम उस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। आज हमारे उस पाठ का पार्ट 2 है जिसमें हम उसके अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो अब हम अपना अभ्यास शुरू करते हैं। पहला अभ्यास है कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? आपको अभी बताया था ना हमारा पहला कौन सा चिन्ह था, राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज का कुछ याद है? हाँ भाई, उसमें 3 रंग थे, उसके अलग अलग प्रतीक थे, लेकिन पूरे झंडे का, पूरे ध्वज का, फ्लैग का क्या महत्व है, उसका क्या प्रतीक है, वो हमें क्या संदेश देता है? तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की आन और शान का प्रतीक है। ठीक है ना, हमारा राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज देश की आन और शान का प्रतीक है। मतलब हम जब भी अपने झंडे को देखते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है ना, तो हमारे देश की आन और शान का प्रतीक है। हमारा दूसरा प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में क्या लिखा हुआ है? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह याद आया कुछ? 4 मुखों वाला सिंह था, जिसमें नीचे क्या लिखा हुआ था? बिल्कुल सही, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में नीचे में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में क्या लिखा हुआ है? हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, राष्ट्रगान किसने लिखा है? राष्ट्रगान याद है, जन गण मन, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रगान किसने लिखा था? राष्ट्रगान हमारे कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, या लिखा है, सॉरी, राष्ट्रगान कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, तो हमारा राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा? कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर। कविंद्र उनका टाइटल है, उनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, तो हमारा राष्ट्रगान कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। पहला प्रश्न फिर से रिपीट करते हैं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज देश की आन और शान का प्रतीक है। दूसरा प्रश्न, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में क्या लिखा हुआ है? हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रगान किसने लिखा है? राष्ट्रगान कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, अब चौथा प्रश्न हमारा उसी में है, मोर कब नाचता है? याद आया, मोर तो हमें कभी भी नाच सकता है, लेकिन हमने क्या बताया था, मोर कब नाचता है? प्रायः वर्षा ऋतु में। मोर प्रायः वर्षा ऋतु में नाचता है। ठीक है ना, रिमेम्बर। अभी क्या है, पांचवा हमारा प्रश्न क्या है, कमल कहाँ खिलता है? कमल याद है क्या है हमारा? बिल्कुल सही, राष्ट्रीय पुष्प है। वो कहाँ खिलता है? कमल तालाबों और झीलों के कीचड़ में खिलता है। हमने बताया था ना, ये कीचड़ में खिलने के बाद भी इसके ऊपर किसी भी तरह के कीचड़ का प्रभाव नहीं पड़ता, उस पे पानी नहीं टिकता, है ना, वही वाली बात याद है ना। इसीलिए कमल तालाबों और झीलों के कीचड़ में खिलता है। ठीक है, फिर से एक बार, मोर कब नाचता है? मोर प्रायः वर्षा ऋतु में नाचता है। कमल कहाँ खिलता है? कमल तालाबों और झीलों के कीचड़ में खिलता है। ठीक है, अब हमारा दूसरा अभ्यास शुरू करते हैं। ये हमारे प्रश्न उत्तर थे। दूसरा अभ्यास हमारा क्या है, सही और गलत का निशान। हम आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस देंगे, कुछ वाक्य देंगे, वो आपके पाठ से जुड़ा हुआ है, तो अब आपको उसको पढ़ के बताना है कि ये सही है या गलत। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या, पहला वाक्य क्या है, केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। ये केसरिया रंग कहाँ था? हमारे राष्ट्रीय ध्वज का जो सबसे पहला कलर था वो क्या था रंग? केसरिया रंग। उससे हमें क्या पता चलता है? त्याग और वीरता। देखते हैं ना, तो केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। ये सही है या गलत है? सोचिए, ऐसा तो नहीं है ये शान और आन का प्रतीक है?
नहीं, केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है, ये सही है। ठीक है, केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है, लेकिन हमारा पूरा झंडा किसका प्रतीक है? आन और शान का। ठीक है, दूसरा हमारा वाक्य क्या है? राष्ट्रीय ध्वज में 34 तीलियां होती है। 34 मतलब 34। तो क्या हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 34 तीलियां होती हैं? सोचो, हमने क्या बताया था? जब हम उसका चक्र देखते हैं तो हमें क्या याद दिलाता है? 24 घंटे हमें किस चीज का? कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो वो 24 क्या थी? तीलियां। तो इसमें क्या बता रहा है? राष्ट्रीय ध्वज में 34 तीलियां है। 24 मतलब 24 और यहाँ पे 34 मतलब 34। सही है या गलत? बिल्कुल सही है, गलत है। ठीक है, पहले सही क्या होगा? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीलियां हैं। ठीक है, तीसरा वाक्य हमारा क्या है? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह 3 मुख वाला सिंह है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, क्या था वो? राष्ट्रीय चिन्ह क्या था? कितने सिंह थे उसमें? 4 मुख, एक आगे, एक पीछे और एक दाएं और एक बाएं। ठीक है ना? तो लेकिन इसमें क्या बता रहा है कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह 3 मुख वाला सिंह है? हाँ या ना? नहीं, तो ये भी सेंटेंस गलत है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह 4 मुख वाला सिंह है। ठीक है, अभी आखिर चौथा वाला वाक्य क्या है? राष्ट्रगान गाने में 52 सेकेंड लगते हैं। 52 सेकेंड मतलब 52 सेकेंड्स। हमने आपको जब पाठ पढ़ाया था तो क्या बताया था कि हमारा जो राष्ट्रगान है वो 1 मिनट भी नहीं लेता खत्म होने में। सोचो, 52 सेकेंड लगते हैं या 53 सेकेंड्स या 55? नहीं, बिल्कुल सही, हमारे राष्ट्रगान गाने में 52 सेकेंड ही लगते हैं। तो ये सेंटेंस क्या होगा? ये वाक्य क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लो। केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज में 34 तीलियां हैं। बिल्कुल नहीं, इसमें 24 तीलियां हैं, इसलिए वो गलत है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह 3 मुख वाला सिंह है। बिल्कुल भी नहीं, हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो 4 मुख वाला सिंह है, इसलिए हमारा राष्ट्रीय चिन्ह 3 मुख वाला है, वो गलत होगा। अब ये चौथा क्या है? राष्ट्रगान गाने में 52 सेकेंड लगते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमारे राष्ट्रगान गाने में केवल 52 सेकेंड ही लगते हैं, तो ये सही है। ठीक है, अब हम अपने दूसरे अभ्यास पे जाते हैं। अभी एक और है इसमें, मोर की गर्दन। आपने मोर कहाँ पढ़ा था? ये क्या है? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो मोर की गर्दन क्या होती है? लाल होती है। ध्यान आया? मोर कैसा था? नहीं, मोर की गर्दन नीली होती है। यहाँ पे क्या लिखा है? मोर की गर्दन लाल होती है। ये क्या है? सही है या गलत है? ये गलत है। ठीक है, तो अब हमारा ये सही और गलत का हो गया। अगर आपसे सही गलत निशान पूछा जाता है तो आपको सिर्फ निशान लगाने हैं, उसको सही करके लिखना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक जो वाक्य लिखा है वो सही है या गलत। ठीक है, तब हम दूसरे अपने अभ्यास पे चलते हैं। उसमें देखिए क्या है, पढ़ो और समझो। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो आपको पढ़ना है और उसका मतलब समझना है, उसकी मीनिंग समझनी है। ठीक है, पहला शब्द पवित्र और अपवित्र। दूसरा शब्द विजय पराजय। तीसरा शब्द सत्य और असत्य। चौथा शब्द स्वतंत्र और परतंत्र। अब बताओ, इन शब्दों को पढ़ने के बाद ऐसा क्या लग रहा है? ये कैसे शब्द है? मतलब पवित्र का विपरीत शब्द क्या होता है? अपवित्र। जैसे सच का झूठ, लड़का का लड़की, विपरीत शब्द। ठीक है ना? तो ये शब्द भी क्या है? विपरीत शब्द हैं। मतलब पवित्र का विपरीत अपवित्र, विजय का पराजय, सत्य का असत्य, स्वतंत्र का परतंत्र। ठीक है, अपवित्र माने क्या हो सकता है? पवित्र माने हमारे जो चीजें बहुत अच्छी होती हैं, हमेशा अच्छे विचारों को मन में लाती हैं, वो चीजें पवित्र होती हैं। हमारी कौन कौन सी पवित्र पुस्तकें हैं? बाइबल, भारत, महाभारत, और कौन कौन सी हो सकती हैं? रामायण, ठीक है, गीता। अपवित्र विचार होते हैं। अपवित्र मतलब जो चीजें अच्छी नहीं है, जो जिनको सोच के दूसरों के लिए अच्छा फीलिंग नहीं आता, वो अपवित्र कहलाता है। अपवित्र मतलब जैसे आपने सोचा इसको आज मारना है, तो ये अपवित्र विचार हुआ। तो हमें वो विचार ऐसे मन में नहीं लाने। पवित्र मतलब शुद्ध, अच्छा। अपवित्र मतलब गंदे विचार, जो सुनने में भी अच्छे नहीं लगते, देखने में भी अच्छे नहीं लगते, करने में भी अच्छे नहीं लगते। ठीक है, तो पवित्र और अपवित्र समझ में आया ना?
दूसरा क्या है, विजय पराजय। विजय मतलब, अब आप कहोगे विजय तो किसी का नाम भी है, हाँ नाम भी होता है, वो संज्ञा में नाम होता है, लेकिन यहाँ पे विजय क्या है, विक्ट्री, जीत जाना। जब मैच होता है, कभी देखा है ना क्रिकेट, तो उसमें क्या होता है, या तो विजय होगी या तो पराजय होगी, दो टीम होती है, एक जीतती है और एक हार जाती है। तो उसको सरल शब्द में विजय को बोलते हैं जीत लेना, पराजय को बोलते हैं हार जाना। ठीक है, तो विजय पराजय, ठीक है ना, विपरीत है उसका, जैसे दिन का रात विपरीत होता है वैसे ही। तीसरा क्या है, सत्य और असत्य। सत्य मतलब अभी ऊपर पढ़ा पवित्र, वो भी अच्छी चीज है, सुनने में जो अच्छी लगती है वो अच्छी होती है, लेकिन सत्य मतलब जो एकदम सत्य है। हमेशा हमें क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, हमें यही सिखाया जाता है ना। तो सच ही, सत्य की विजय भी होती है, आपने अभी पढ़ा ना पाठ में। तो हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए। सत्य का असत्य, असत्य, असत्य मतलब झूठ बोलना। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। वैसे ही लास्ट में क्या है, स्वतंत्र और परतंत्र। स्वतंत्र और परतंत्र का पढ़ के क्या समझ में आता है, स्वतंत्र मतलब आजाद होना, परतंत्र मतलब उसमें किसी के दबाव में रहना, बंधन में रहना। ठीक है ना, तो स्वतंत्र कहाँ पे था, सोचो, फ्लैग है, ये है, सब पढ़ रहे हो ना, उसमें स्वतंत्र कहाँ पे आया, कि हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ था। ठीक है ना, मतलब हम कब आजाद हुए थे, उसे कहते हैं स्वतंत्र। और विचार भी स्वतंत्र हो सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह परतंत्र, हम किसी के बंधन में रह रहे हैं। हम स्वतंत्र होने से पहले किसके बंधन में थे, बिल्कुल सही है, ब्रिटिश में। ब्रिटिश जो लोग थे वो लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, तो हम तब परतंत्र पे थे, किसी पे आधार, किसी पे मतलब हम परतंत्र मतलब हम उस पे ही थे डिपेंडेंट, हम उसके ऊपर ही निर्भर करते थे, वो जो बोलता था हमें वही करना पड़ता था। तो ये परतंत्र हुआ, ठीक है ना। तो हमें परतंत्र मतलब किसी के दबाव में रहना, किसी के बंधन में रहना। स्वतंत्र मतलब एकदम फ्री रहना, आप जो चाहो वैसा कर सकते हो, लेकिन किसी नियम के साथ। ठीक है, स्वतंत्र और परतंत्र। अब समझ में आया ना। तो ये वर्ड अगर पूछा जाए ये शब्द क्या है, ये एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। पवित्र का विपरीत शब्द अपवित्र, विजय का विपरीत शब्द पराजय, सत्य का विपरीत शब्द असत्य, स्वतंत्र का विपरीत शब्द परतंत्र। ठीक है, अब हम अपने आगे के अभ्यास पे चलते हैं। इसमें एक और है, एकता और अनेकता। एकता और अनेकता क्या है, एकता मतलब क्या होता है बताओ, एकता कहते हैं एकता में बल होता है, और अनेकता मतलब विभिन्नताएं बहुत सारी। तो एकता क्या है, अनेकता क्या है, हमारे देश में अनेक कई सारे लोग रहते हैं और एकता के साथ रहते हैं, इसे ही कहते हैं एकता और अनेकता। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, कभी कहानी सुनी है एक लकड़ी वाली, कि एक लकड़ी होती है, उसको ऐसे तोड़ना आसान होता है, और लेकिन अगर इन्हीं 4-5 लकड़ियों को एक साथ गट्ठर बना दो, उसको ऐसे तोड़ना चाहो तो क्या टूटेगा, नहीं। तो एकता क्या चीज हुई, जैसे कई सारी लकड़ियां हुई, अनेकता, अनेक ढेर सारे, तो कई 5-6 लकड़ियों को अलग अलग रख दिया तो वो अनेकता में हो गए। और एकता क्या हुआ, उसको एक साथ जोड़ के उसको बांध दिया तो वो एक में हो गए, एकता हो गई उनकी। तो अनेकता में आसान था उसको तोड़ना, ठीक है, लेकिन एकता में जब वो गट्ठर बन गया तो क्या टूट सकता था, नहीं, बंडल बनने के बाद उसको तोड़ना मुश्किल था। इसीलिए कहते हैं एकता में बल होता है, अनेकता में बल नहीं होता। तो हमें कैसे रहना चाहिए, हमें हमेशा एकता में रहना चाहिए। अभी एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो वो अनेक बच्चे हो गए, ठीक है, लेकिन एकता क्या हुई, उन 50 बच्चों का एक क्लास, वो एकता हुई। ठीक है ना, तो एकता और अनेकता का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, तो फिर से, पवित्र का अपवित्र, विजय का पराजय, सत्य का असत्य, स्वतंत्र का परतंत्र, एकता का अनेकता। ठीक है, ये हमारा हो गया विपरीत शब्द का अभ्यास। अब हम दूसरे शब्द पे आते हैं, देखते हैं क्या है दूसरा अभ्यास हमारा। ये तो बहुत आसान है, ये तो सबको बहुत मजा आएगी करने में। ये क्या है, बना हुआ क्या है, बता सकता है कोई, बिल्कुल सही है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर है। और हमें क्या करना है, इसमें बिंदुओं को मिलाकर मोर का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। ये क्या है, यहाँ से लाइनें देखो, डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, हमें इन्हें ऐसे करके जोड़ के इसका चित्र बनाना है पहले, फिर इसमें रंग भरना है। मोर का रंग सबको पता है ना, अभी क्या पढ़ा था, मोर की गर्दन
यहाँ पे लाल मत कर देना, अभी लाल पड़ा था ना, लेकिन लाल नहीं होती है, मोर की गर्दन नीली होती है, उसके रंग बिरंगे पंख होते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से रंग भरना है, इसको जोड़ के पूरा मोर का चित्र बनाना है। ये समझ में आ गया ना? ठीक है, तो अब हम अपने दूसरे अभ्यास पे चलते हैं, उसका नाम है सोचो। अभी तो आपने कलर भर लिया, मजे कर लिए, अब क्या करना है, थोड़ा दिमाग भी लगाना है। पूरे पाठ को पढ़ने के बाद इस चित्र को देखना, जो यहाँ पे एक चित्र आएगा, उस चित्र को देखकर आपको बताना है कि वो क्या है। और आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, मतलब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से उनको देखना है कि कौन सा सही शब्द इसके लिए है, ठीक है। जो भी चित्र यहाँ पे आएगा, उस चित्र के लिए कौन सा सही शब्द है यहाँ पे हमें वो करना है, चुन के यहाँ पे लिखना है। तो ये क्या है, हमारा नेशनल फ्लैग है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अशोक चक्र बोलते हैं? नहीं, क्या बोलते हैं? राष्ट्र ध्वज बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हुआ? राष्ट्र ध्वज। ठीक है बच्चों, अब आगे दूसरा कौन सा चित्र है? अब बताओ, उसको हमने चैप्टर में क्या, पाठ में क्या पढ़ाया था इसके बारे में? इसमें ढेर सारी धारियां होती हैं, बहुत सुंदर है। ये क्या है हमारा? ये सबसे पहले तो बताओ, पक्षी है या पशु है? ये पशु है, बिल्कुल सही। तो पशु, कौन सा पशु है ये हमारा? राष्ट्र पशु है, प्राणी। पशु को प्राणी भी बोलते हैं, ये हमारा राष्ट्र प्राणी है। अशोक चक्र, राष्ट्र पुष्प, राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्र प्राणी, राष्ट्र ध्वज। तो अब हम कहेंगे ये तो पशु है, तो हम इसको प्राणी क्यों लिखें? क्योंकि हमारे पास इसको राष्ट्र प्राणी ही बोलते हैं, और हमारे पास ये शब्द भी दिए हुए हैं ना, हमें इनसे ढूंढ के लिखना है। तो इसका क्या आंसर हुआ? उत्तर है राष्ट्र प्राणी, ठीक है। अब आगे बढ़े। तीसरा प्रतीक क्या है हमारा? अभी कहाँ पढ़ा था? सत्यमेव जयते कहाँ लिखा होता है हमारे? राष्ट्र चिन्ह में, बिल्कुल। ये राष्ट्र चिन्ह है। अभी बताया ना, 4 मुख वाला सिंह, एक ये मुख है, एक ये मुख है, और एक ये मुख, और एक इसके पीछे मुख है, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा? राष्ट्र चिन्ह। अभी आपको रंग भरना था, अब इसको देख के रंग याद रहेगा ना? बिल्कुल। देखो, इसकी गर्दन क्या लाल है? नहीं, इसकी गर्दन नीली है, इसके रंग बिरंगे पंख हैं, इसके सर पे क्या है? एक मुकुट जैसा है, ठीक है। तो अब बताओ ये क्या हुआ? ये हमारा पक्षी है। क्या है पक्षी? राष्ट्र पक्षी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? राष्ट्र पक्षी, ठीक है। अब आगे क्या है देखो। अभी इसके बारे में भी पढ़ा है। क्या है ये? पुष्प। पुष्प मतलब फ्लावर। तो हमारा कैसा पुष्प है ये? राष्ट्र पुष्प, ठीक है। आंसर क्या है? राष्ट्र पुष्प, ठीक। अब याद रहेगा ना कैसे करना है? एक और है, अभी देखो इसमें, राष्ट्र पुष्प हो गया, राष्ट्र पक्षी हो गया, राष्ट्र चिन्ह हो गया, राष्ट्र प्राणी हो गया, राष्ट्र ध्वज हो गया। अभी क्या बाकी रह गया? ये कहाँ था? अशोक चक्र, ठीक है। इसमें कितनी तीलियां थी? अभी आपने पढ़ा ना, 34 तीलियां बताई उन्होंने। तो हमने लिखा नहीं नहीं, 34 तीलियां नहीं होती। 34 मतलब 34 तीलियां नहीं होती। कितनी तीलियां होती हैं? गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो कितनी तीलियां हुई? ये 24 तीलियां हुई, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? अशोक चक्र, ठीक है ना। अभी याद रहेगा ना सब कुछ? चलो, अब इसके आगे दूसरे पाठ पे आते हैं, दूसरे अभ्यास पे आते हैं इस पाठ के। वो क्या है? वाह, एक और नया आ गया। अभी तो आपने कलर भी भरा, फिर शब्द भी समझे, उसका मतलब समझा। अभी क्या है? का, के, की से बने वाक्यों को पढ़ो और समझो। मतलब हम आपको कुछ शब्द बता रहे हैं जिसमें हमने यूज किया है का, के, की, के, का, ठीक है। ये सेंटेंसेस के बीच में जो हमने यूज किया है वो ये है। समझ में आ रहा है ना? का, के, की, के, का, वो क्यों यूज किया है हम ये बताएंगे। हम हर जगह के नहीं यूज कर सकते, हर जगह का नहीं यूज कर सकते, हर जगह की नहीं। उसके लिए एक होता है कि हम बहुवचन और एक वचन के हिसाब से इसको यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, ठीक है ना। तो पहला सेंटेंस क्या है हमारा? पहला वाक्य क्या है? यह गीता का खिलौना है। दूसरा, ये मुर्गी के अंडे हैं। अब इसमें का और के क्यों यूज किया? यहाँ पे का क्यों नहीं हम प्रयोग कर सकते हैं?
इसका प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे खिलौना है, एक खिलौना है, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग में लाएंगे, का। तो यह गीता का खिलौना है। ये मुर्गी के अंडे हैं, अंडे हैं मतलब कई सारे अंडे हैं, तो इसलिए यहाँ पे बहुवचन के लिए के का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो यह गीता का खिलौना है, ये मुर्गी के अंडे हैं, ठीक है ना। यह बुढ़िया की लाठी है, लाठी कितनी है यहाँ पे, एक लाठी है, यहाँ पे इसलिए की का प्रयोग किया गया। एक बात और हम बताना चाहेंगे, का के में बहुवचन और एक वचन का ध्यान रखना होता है, लेकिन की के लिए हम इसको बहुवचन और एक वचन दोनों के साथ प्रयोग में ला सकते हैं। अभी बताएंगे कैसे। ये रामू की पेंसिलें हैं। अब यहाँ पे लाठी एक है लेकिन पेंसिलें तो कई सारी हैं, लेकिन फिर भी हमने की का क्यों प्रयोग किया है, क्योंकि ये बुढ़िया एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि उसकी लाठी है, और यहाँ पे एक ही रामू है उसके बारे में बता रहे हैं कि उसकी पेंसिलें हैं, ठीक है। तो ये रामू की पेंसिलें हैं, पेंसिलें बहुवचन हो गया, लाठी एक वचन है, फिर भी हमने की यूज किया क्योंकि यहाँ पे एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। हम यहाँ पे नहीं बता रहे रामू श्यामू और सबकी पेंसिलें, बता रहे ये रामू की पेंसिलें हैं, ठीक है। तो पहला क्या था, यह गीता का खिलौना है, ये पहला वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य, ये मुर्गी के अंडे हैं, यह बुढ़िया की लाठी है, ये रामू की पेंसिल है। फिर यहाँ पे क्या है, वे बत्तख के बच्चे हैं। देखो यहाँ पे क्या था, का खिलौना है, एक खिलौना था तो का यूज किया। यहाँ पे के क्यों प्रयोग में लाए, क्योंकि यहाँ पे अंडे थे, यहाँ पे क्या है, बच्चे हैं, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग कर रहे हैं, के का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो वे बत्तख के बच्चे हैं, वह बालक की किताब है, क्योंकि किताब है और किसकी है, बालक की है, तो वह बालक की किताब है, ठीक है ना। वे मीना के गहने हैं। यहाँ पे अगर गहना होता तो यहाँ पे का प्रयोग में लाते, लेकिन यहाँ पे गहने हैं, बहुवचन है, इसलिए किसका प्रयोग किया गया है, के का। तो वे मीना के गहने हैं, ठीक है। अभी वो यहाँ पे क्या है, देखो, वह माला का भाई है। यहाँ पे कितने भाई है, सिर्फ एक भाई है, इसलिए किसका प्रयोग किया गया, का। तो वह माला का भाई है, ठीक है। फिर से समझ में आ गया, हमने कहा का के की से बने वाक्य पढ़े और उनको समझा। अब हम दूसरे अभ्यास पे चलते हैं, उसका नाम है, नीचे दी गई तालिका से अक्षरों को चुनकर सार्थक शब्द बनाओ। सार्थक शब्द का क्या मतलब होता है, मतलब हम कुछ भी शब्द नहीं बना देंगे, गन मन तन नहीं बनाना है, कोई सार्थक जिसका कोई मतलब होता है। हमें यहाँ पे देखो कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे हमें मतलब के शब्द बनाने हैं, सिंपल नहीं कि हमने बना दिया नाय, नाय कोई वर्ड होता है, कोई शब्द होता है, नहीं होता है, तो हमें ऐसे ही नहीं बना, नाभा कोई शब्द हुआ, नहीं हुआ, ऐसा शब्द नहीं बनाना है, हमें सार्थक शब्द बनाने हैं, मतलब जिनका कुछ मतलब बनता है, कुछ मीनिंग आता है, ठीक है। तो पहला शब्द हम इसमें ढूंढते हैं कहाँ से बनेगा, शुरू करते हैं। पहला शब्द है ना, दूसरा क्या है, नाग। क्या आया, नाग। नाग पता है ना, स्नेक, सांप, उसको बोलते हैं नाग, ठीक है। इसका एक त्योहार भी आता है, कौन सा, नाग पंचमी, बिल्कुल सही। अभी दूसरा शब्द ढूंढो, इसमें क्या हो सकता है, कोशिश करो, रारा, रे, रत, नहीं ये तो नहीं हो सकता, फिर क्या होगा, पू जा री, पुजारी। पुजारी कौन होता है, जो पूजा करता है, जैसे जो वकील होता है उसको हम क्या, जो वकालत करता है उसको वकील बोलते हैं, उसी तरह जो पूजा करता है उसको क्या बोलते हैं, पुजारी, ठीक है। तीसरा शब्द, भा ग ना, ये शब्द सबको पता है, जब पढ़ने का मन नहीं होता है तो सब क्लास से भाग जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भागना, मतलब दौड़ना, रनिंग करना, ठीक है ना। या जब डर लगता है, कुछ गलती की होती है तो जल्दी से भाग के चले जाते हैं, तो वो शब्द क्या हुआ, भागना, ठीक है ना। अब दूसरा, जा ग ना, जागो, तुम्हारा पाठ पढ़ा रही हूं मैं, अच्छे से आंखें खोल के पढ़ो, ठीक है। तो वो हुआ जागना। जागना मतलब समझ गए ना, आंखें खोल के जागना मतलब पढ़ना, ये नहीं, मतलब जगना, सुबह उठते हैं तो उसे बोलते हैं जागना, ठीक है ना। तो पहला शब्द क्या था, नाग, फिर पुजारी, फिर भागना, फिर जागना। और कोई शब्द बन सकते हैं,
सोचो, पहला क्या है? नाग, दूसरा है पुजारी, तीसरा है भागना, चौथा है जागना, और फिर देखो कौन सा शब्द आया? सागर। सागर, सागर क्या होता है? ओशन, ठीक है ना, सागर। और सोचो क्या बन सकता है इसमें? एक शब्द और भी बन सकता है, नारी। नारी, नारी मतलब क्या होता है? वुमेन, स्त्री, नर और नारी जिसे बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कई शब्द बन सकते हैं, आप उसमें और ढूंढना, ठीक है। अब हम दूसरे उस पर चलते हैं, अभ्यास पे। दूसरा क्या है? नमूने के अनुसार सही शब्द लिखो। उदाहरण में क्या बताया गया? जैसे राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत जब भी हम सुनते हैं तो हमें क्या याद आता है? जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गीत है, तो राष्ट्रीय गीत का क्या लिखा? जनगण मन। अब राष्ट्रीय पक्षी क्या सुन के क्या याद आता है दिमाग में? अभी पूरा पाठ पढ़ने के बाद राष्ट्रीय पक्षी समझ के क्या आया आपको, बताइए? क्या था आपका राष्ट्रीय पक्षी? मोर, जिसके नीली गर्दन थी, बहुत रंग बिरंगे पंख थे, बिल्कुल। अभी राष्ट्रीय खेल, आप तो बहुत सारे गेम खेलते हो, देखते हो ना टीवी में, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, और तो उसमें से हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जब हम पाठ पढ़ा रहे थे तब भी हमने बताया था, कुछ याद आया? बिल्कुल, राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। फिर राष्ट्रीय फल, फल सबको खाना पसंद है ना, तो हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा है? गैस करो, क्या सेब हो सकता है? नहीं, और जो सिर्फ हमारे उसमें भारत में ज्यादातर पाया जाता है, बहुत फेमस होता है वहां का, बहुत उसका नाम है, सोचो। रस भरा आम। राष्ट्रीय फल कौन सा हुआ? आम। दशहरी आम, ढेर सारे आम जो होते हैं, बहुत सारे आम के नाम है, तो हमारा राष्ट्रीय फल आम हुआ। राष्ट्रीय फूल कौन सा होगा, बताओ? कमल। राष्ट्रपिता, ये तो सबको पता होना चाहिए, हमारे राष्ट्रपिता कौन है? बिल्कुल सही, महात्मा गांधी। तो हमारा राष्ट्रीय गीत जनगण मन हुआ, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर हुआ, राष्ट्रीय खेल हॉकी हुआ, राष्ट्रीय फल आम हुआ, राष्ट्रीय फूल कमल हुआ, और राष्ट्रपिता कौन हुए? महात्मा गांधी, ठीक है। अब दूसरा अभ्यास है। अभी आपको हमने एक स्क्वायर करके कुछ शब्द दिए थे, जिसमें आपको उसके शब्द बनाने थे, सार्थक शब्द। इसी तरह इसमें से भी आपको एक बड़ा शब्द दिया जा रहा है, उसमें से कुछ छोटे छोटे सार्थक शब्द निकालने। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे आपको एक शब्द दे दिया गया ताजमहल। ये एक ताजमहल एक शब्द है जिसका खुद का भी मतलब है, लेकिन उसमें से हमें छोटे छोटे शब्द निकालने। जैसे ताजमहल से इन्होंने क्या क्या निकाला? ताज, ताज मतलब जो सर पे पहनाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? मुकुट। उसी तरह दूसरा महल, महल क्या होता है? जहाँ पे राजा रानी रहते हैं, बड़ा सा वो महल, ठीक है। ताल, ताल क्या होता है? ताल देते हैं, रिदम में गाना गाते हैं, उसे बोलते हैं ताल। और हल क्या हुआ, बताओ? जब हमने पहले एक बार जब पाठ पढ़ाया था, कुछ याद है? पाठ में बताया था, एक तरफ बुल होता है, एक तरफ क्या होता है? हॉर्स होता है। बुल क्या करता है? हाँ, बुल को हम लोग पहले समय में हल चलाते थे, जब खेत जोता जाता था, मतलब खेत में बोया कोई सामान बोया जाता था, कोई चीज उगाने के लिए खेती की जाती थी, तब हल का प्रयोग किया जाता था। वो एक उसमें आगे बुल लगे होते थे, पीछे लकड़ी का एक ऐसा बनाया जाता था, उसे बोलते थे हल। लेकिन आजकल हल की जगह क्या यूज होता है? ट्रैक्टर। तो ये हुआ वही हल, ठीक है। अब हम आपको ताजमहल में बात समझ में आई। उसके बाद हम आपको दूसरा शब्द दे रहे हैं, कमल ककड़ी। ये पूरा एक शब्द है, कमल ककड़ी। वो क्या होता है? जो कमल होता है ना, उसके नीचे जो डंडी निकली होती है, उसको हम बोलते हैं कमल ककड़ी, ठीक है। तो कमल ककड़ी एक खुद का भी एक शब्द है। हमें इसमें से कुछ छोटे छोटे शब्द निकालने, जैसे इसमें से निकालें। तो अब हम शुरू करते हैं। का म ल, कमल। कमल क्या हुआ? हमारा राष्ट्रीय पुष्प हुआ, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा? का कड़ी, ककड़ी। अभी बताया, ककड़ी क्या है? एक खाने वाला फल है, जिसको हम नमक लगा के गर्मी के मौसम में ककड़ी खरीदते हैं, वो खाते हैं, इसे कहते हैं ककड़ी, ठीक है। फिर कड़ी, कड़ी, कड़ी क्या होता है? कड़ी ऐसा एक, जैसे हुआ एक कड़ी, दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी, ऐसे जोड़ के कड़ी बनाते हैं ना, उसे बोलते हैं कड़ी बनाना।
श्रृंखला बनाना, ठीक है। फिर क्या आता है, लकड़ी, लकड़ी, लकड़ी क्या होता है, डंडी, ठीक है ना। जैसे लाठी, वैसे उसको हम लोग जनरल भाषा में क्या बोलते हैं, लकड़ी, कोई भी लकड़ी, ठीक है। तो कितने शब्द हुए, कमल, ककड़ी, कड़ी और लकड़ी, ठीक है। अब हम दूसरे शब्द पे चले, कलम, कलम, कलम क्या होता है, जिससे हम लिखते हैं, पेन को बोलते हैं कलम, तो कलम, कलम, ठीक है। अब हम आगे वाले ऐसे ही 2 शब्दों के बाद हम एक तीसरा शब्द भी देखते हैं। इसमें एक और शब्द सोचो क्या बन सकता है, कमल, ककड़ी, कड़ी, कलम, ककड़ी, लकड़ी, और एक शब्द और भी बन सकता है, जैसे मकड़ी, मकड़ी, मकड़ी पता नहीं क्या होती है, जो जाला बनाती है, वही मकड़ी। तो ऐसे और भी शब्द बन सकते हैं। आप पाठ को पढ़ने के बाद 2-4 शब्द अपने आप से बनाइए और उसका अभ्यास करिए, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना है इससे जुड़कर, या आपको जो नए शब्द आते हैं सोच में, वो आप हमारे इसमें यूट्यूब में लास्ट में आप इसमें आंसर के रूप में रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हम उसको देखेंगे कि आपने कितने सही शब्द बनाए हैं या नहीं, ठीक है ना। एक और शब्द है कम, कम, कम बोलो, बोलते हैं ना कम बोलो थोड़ा, वैसे ही ये है कम, कम मतलब थोड़ा, ठीक। चलो 2 शब्द और आपको मिल गए, एक है मान सरोवर, मान सरोवर, और दूसरा शब्द क्या है, सहनशीलता, ठीक है। तो अब इनमें से थोड़े शब्द सोचो क्या बन सकते हैं, देखिए। और मानसरोवर में क्या क्या बन सकता है, मानस, मानस, पहला शब्द क्या है, मानस, मानस माने हम लोग मनुष्य को ही मानस बोलते हैं, ठीक है। भजन कई सारे में बोलते हैं ना, मानस, ये करके, मन का मानस, मनुष्य को ही मानस भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा सरोवर, सरोवर मतलब तालाब, पॉन्ड, ठीक है, जिसमें सुंदर सा सरोवर बनाते हैं। फिर दूसरा सर, सर क्या हुआ, ये सर, इंग्लिश में सर क्या होता है, सर बोलते हैं ना, सर ये सर, वो इंग्लिश का सर होता है, लेकिन हिंदी का सर क्या होता है, ये सर होता है, ठीक है। वर, वर शब्द कहाँ पढ़ते हैं आप लोग, जब कभी शादी का कार्ड आता है उसमें लिखते हैं वर और वधू, तो वर मतलब दूल्हा, दूल्हा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्रूम, ठीक है। फिर नर, अभी आपने उसके पहले एक शब्द बताया था अभी, नारी, नर और नारी, नर माने मैन, आदमी, ठीक है। तो कितने शब्द हुए, मानस, सरोवर, सर, वर और नर। एक और शब्द क्या बन सकता है इसमें सोचो, जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, मानव, मानव, मानव माने भी मनुष्य, प्राणी, ठीक है। अब दूसरा क्या है, सहनशीलता, न, अब बोलोगे सहन शब्द क्या होता है, सहन मतलब हमें थोड़ा सहन करने की शक्ति लाओ, मतलब टॉलरेंस पावर, जो कैपेसिटी होती है किसी चीज को सहन करने की, उसे कहते हैं सहन, ठीक है। दूसरा शब्द शीलता, शीलता, शीलता क्या है, शीलता माने ठंडक, स्वभाव, किसी का बहुत शीतल स्वभाव होता है उसको बोलते हैं शीलता, ठीक है। तीसरा शब्द ताल, अभी ऊपर पढ़ा था ना ताजमहल वाले में भी ताल, वो क्या था, रिदम। फिर दूसरा आया लता, लता, लता क्या होती है, पेड़ में एक लता, पेड़ की लता सुनते हो ना, पेड़ में एक छोटी सी ऐसे लहर बंधती हुई ऊपर चली जाती है, उसको बोलते हैं लता, ठीक
ठीक है। एक और शब्द क्या आया, ह ल, हल, ठीक है। तो कितना हुआ, हल, हल अभी बताया क्या होता है, वही वाला हल, सहनशीलता, ताल, लता और हल, ठीक है। समझ में आ गया ना। ऐसे ही जैसे इसमें मानव बन सकता था, ऐसे कई शब्द और भी बन सकते हैं। आपको अगर और भी याद आते हैं तो आप हमारे प्रिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके उसमें वहां पे आंसर लिख के भेज सकते हैं हमें, ठीक है। आपको लगता है कि इससे और भी नए शब्द और भी कोई बन सकते हैं, ठीक है ना। अब आपका श्री सत्य साई लोक सेवा गुरुकुलम ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय साई राम।